हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 और आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसके यूजेस इन ऑर्डर टू क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। तो ये आज के लेक्चर में होने वाला है। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें बेटे, जिन्होंने नहीं देख रखा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था यंग्स मॉडुलस और वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर से ही आपका जो जितना भी कॉन्सेप्ट है पीछे का और आगे का दोनों का क्लियर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि जितने भी ये मॉडुलाई हैं ये रेशियो हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। तो इनकी एक टाइप है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ईटा से, और ईटा इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस टू दी shear strain। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अपर फेस पे हम F फोर्स लगाते हैं बच्चों, लोअर फेस जो है वो फिक्स है। तो आपकी जो बॉडी है वो बच्चों इस ढंग से डिस्प्लेस करती है कि बॉडी की जो शेप है बच्चों वो चेंज हो, लेकिन बॉडी का वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो। तो ये जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है आपका, ये वाला जो फेस था 1 2, ये यहाँ पे चला गया 3 4 पे, 3 2 पे। तो 1 2 जो डिस्प्लेस हुआ है 1 3 से कितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ है? थीटा से। तो यहाँ पे जो चेंज आया लेंथ में दैट इज डेल्टा एल, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है दैट इज एल। तो बच्चों ये जो थीटा है आपके पास, ये आपके पास क्या शेयर एंगल। तो ईटा इज इक्वल टू एफ वाई में ए डिवाइडेड बाय थीटा। तो ईटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? एफ बाई ए, और थीटा कितना बच्चों आपके पास? डेल्टा एल बाई एल। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसका जो रिलेशन है शेयर स्ट्रेन के साथ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये आखिर में शेयर स्ट्रेन होता क्या है। तो बच्चों जैसे हमारे पास ये एक शीट है और इस शीट के अंदर कोई पाइप आपकी ऐसे हमने लगा रखी है। तो जैसे ही हम इस पाइप को बच्चों रोटेट करेंगे, रोटेशन देंगे इसको हम, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस के ऊपर हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलॉन्गेशन या फिर कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे कंप्रेशन जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो इंटायर सरफेस पे क्या कर जाएगा? स्प्रेड कर जाएगा। तो उसके कारण जो अपर सरफेस है उसके अंदर शेयर स्ट्रेन जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो हमारे पास एक रॉड दे रखी है बेटे, यदि हम उस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रॉड अपनी लेंथ को डेल्टा एल से एक्सटेंड कर लेती है। तो इस केस में शेयर स्ट्रेन इक्वल टू 0। शेयर स्ट्रेन यहाँ पे 0 क्यों है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बच्चों डिस्प्लेस हुए हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं इन नेचुरल वे, काइनेटिक एनर्जी गेन करी है उन्होंने, और यहाँ पे कोई भी इलास्टिसिटी इन्वॉल्व नहीं है इस बिहेवियर को चेंज करने में। इसलिए टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं, राइट, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो शेयर स्ट्रेन आपका नहीं बढ़ रहा। फर्दर हम इसको और अच्छे से समझने के लिए बेटे ड्रा करेंगे ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बच्चों यहाँ पे ये जो वायर है आपकी, ये वायर ए बी, इसका एक एंड बच्चों बेड के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे हमने पॉइंटर लगा रखा है
जो कि बर्नर स्केल के साथ अटैच्ड है। इसके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है और इसके साथ मेन स्केल जो है बच्चों आपकी अटैच्ड है। तो इस कर्व को हम कैसे समझते हैं? ये जो कर्व है बच्चों ये एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन कर्व है। जैसे यहाँ पे आपने बाहर 1 किलोग्राम रखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पॉइंटर है ये कितना स्लाइड नीचे करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वेट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है आपका स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो O से लेकर बच्चों A पॉइंट तक, O से लेकर A पॉइंट तक जितना आप वेट डालोगे उतना ही एक्सटेंशन आपको मिलेगा। मतलब O से लेकर A तक जो है वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब क्या है कि जितनी स्ट्रेस है उतनी ही स्ट्रेन है। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपका जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो पॉइंट ए कॉरस्पॉन्ड टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए जो है वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट आपने यहाँ तक काम किया बच्चों। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे भार थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो अब आपका जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है, जो ग्राफ है बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ी सी स्लोप आ जा रही है, थोड़ा सा कर्व्ड हो जा रहा है। यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट अगेन बेटे O पॉइंट पे वापस आ जाएगा, यानी कि स्ट्रेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। O पॉइंट पे आने का मतलब क्या है? स्ट्रेस भी जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अगेन रिगेन कर पा रहा है। लेकिन B से लेकर A रीजन तक आपका हुक्स लॉ बेटे फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई? कर्व आ गई। ठीक है, जैसे ही आप और ज़्यादा वेट डालोगे और B से बेटे C पॉइंट तक जाओगे, राइट, और फिर आप पेन को अनलोड करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो परमानेंट 0 पॉइंट पे नहीं आएगा बेटे। ठीक है, थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं OA डैश। जो स्ट्रेन है वो थोड़ी सी उसमें रह जाएगी। कई बार होता है ना, जैसे स्प्रिंग खींचते हैं, इलास्टिक लिमिट तक खींचा वापिस आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा खींचा वापिस तो वो आएगा, लेकिन विद परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। तो OA डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? परमानेंट सेट। उसके बाद हम C से थोड़ा सा और आगे जाएंगे बेटे D पॉइंट तक। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रही है। फॉर द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इट मीन्स दैट योर प्लास्टिक रीजन स्टार्ट्स। ठीक है, प्लास्टिक रीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा और अब आपकी जो वायर है जैसे जैसे आप बाहर डालते जाओगे वो एक्सटेंड होती जाएगी। तो ये जो रीजन है आपका, ये तो पॉइंट बी है बच्चों आपका, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इलास्टिक लिमिट को। सी क्या आपके पास यील्ड पॉइंट है और ओ सी डैश, ये जहाँ से ओ से लेकर ओ सी डैश जो आपको दिखा रहा है ये आपके पास है यील्ड स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ पे ये आपके पास खींचता जाएगा, जैसे जैसे बाहर आप डालते जाओगे प्लास्टिक रीजन में तो आ ही गया है, इलास्टिक ये लूज कर चुका है, तो ये क्या होगा बेटे? खींचता जाएगा और खींचने के बाद बेटे ई पॉइंट ये उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो यहाँ तक आप इसको आराम से सब्सटेंस को ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो, लेकिन इसके बाद आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब वो टूट जाए। तो यहाँ पे आपके पास ई जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और यहाँ पे एफ आपके पास क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट है। तो बच्चों अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो कर्व है ये हमें कैसे हेल्प करती है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की। बच्चों हमारे पास 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास डक्टाइल मटेरियल, सेकंड आपके पास ब्रिटल मटेरियल और थर्ड आपके पास इलास्टोमर्स। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमें बताती है कि डक्टाइल मटेरियल जो है वो उनसे हम स्प्रिंग बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, उन मटेरियल्स को हम लंबा खींच सकते हैं बिना टूटे हुए, क्योंकि उनका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है। तो आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, जिन सब्सटेंसेस की ये जो रीजन है आपका प्लास्टिक रीजन, जिन सब्सटेंसेस का प्लास्टिक रीजन जो है वो बच्चों लार्ज होता है, उन सब्सटेंस को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और डक्टाइल मटेरियल आपके पास स्टील है, आपके पास आयरन है, आपके पास सिल्वर है। ठीक है बेटा, ये मटेरियल आपके डक्टाइल मटेरियल है, क्योंकि इन मटेरियल को हम लंबी तारों में खींच सकते हैं।
नेक्स्ट आपकी ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपकी ब्रिटल मटेरियल के बारे में जानकारी देती है कि ब्रिटल मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं। बच्चों आपने ग्लास देखा होगा, कास्ट आयरन देखा होगा। ग्लास को क्या होता है बेटे, थोड़ा सा भी बेंड करो तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इन सब्सटेंसेस का जो प्लास्टिक रीजन है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो जिन सब्सटेंसेस का प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल होता है उन सब्सटेंसेस को हम इजीली ब्रेक कर पाते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगेन हमें इंफॉर्मेशन देती है प्लास्टिक सब्सटेंसेस के बारे में। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो ये स्ट्रेस है आपका, ये स्ट्रेन है। तो बच्चों जो ब्रिटल मटेरियल आपके उनका इलास्टिक लिमिट से आगे ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ये बहुत पास आ जाता है, प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा रहता है इनका। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल के बाद बात करेंगे बच्चों हम इलास्टोमर्स की। तो इलास्टोमर्स वो सब्सटेंस है जिन सब्सटेंसेस पे हम बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस लगाते हैं और स्ट्रेन बहुत लार्ज प्रोड्यूस हो जाती है, उनको हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक है, रबड़ है बेटे, तो रबड़ को हम थोड़ा सा भी खींचेंगे, थोड़ी सी भी स्ट्रेस लगाएंगे उसके ऊपर हम, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। फर्दर बच्चों हम थोड़ी सी जानकारी आपको और देते हैं। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है आपका, ये आपका लिक्विड के केस में वैलिड नहीं है, क्योंकि लिक्विड के ऊपर हम टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकते। यदि हम लिक्विड के ऊपर बच्चों टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड क्या कर जाएंगे बच्चों, फ्लो कर जाएंगे। फर्दर जो यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये भी सॉलिड के केस में ही इन्वॉल्व है। तो शेयर मॉडुलस और यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन है बेटे, ईटा इज इक्वल टू बाई वाई में 3, 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों आगे करते हैं हम। तो बच्चों इलास्टिक आफ्टर फैटिग, इलास्टिक आफ्टर फैटिग क्या होता है, फैटिग होता है बच्चों थकना। तो जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर रेगुलर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो सब्सटेंस अपनी इलास्टिसिटी को लूज करता है। इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम बोलते हैं इलास्टिक फैटिग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, इलास्टिक फैटिग। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, जैसे बेटे जो आपके ब्रिजेज हैं, जो पुल हैं आपके, ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ, ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम दे आर बीइंग यूज्ड। तो जो पुल हैं बेटे उनको हम बोल देते हैं कि अब ये पुल चलने के लायक नहीं रहा। क्यों ऐसा बोलते हैं हम इसलिए बोलते हैं बेटे क्योंकि रेगुलर जब आप चलोगे तो पुल के अंदर जो मटेरियल है बेटे, जो सरिया डला है, जो सीमेंट डला है, वो लगातार क्या होता है बेटे, लगातार चलने के कारण वो अपनी इलास्टिसिटी लूज करता है। और किस रीजन में आ जाता है, प्लास्टिक रीजन में। तो बच्चों हमें पता है कि प्लास्टिक रीजन के बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट जो वो पास ही लाई करते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता कि कितने लोड पे जो पुल है आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो पुल को हम क्या बोल देते हैं, ये पुल जो है वो अनसेफ है। तो उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं हम कि कितने सालों तक ये पुल जो है वो अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डेली रूटीन में उसके ऊपर कितने बाइकर्स जो है वो पास कर रहे हैं और जो मटेरियल उसमें लगाया है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम मशीन्स के साथ काम करते हैं मशीन, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम कितनी लिमिट तक मशीन के ऊपर लोड अप्लाई कर सकते हैं या फिर कितनी इलास्टिक लिमिट तक हम मशीन के साथ सेफली काम कर सकते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिक बिहेवियर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों हम जो क्रेन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो रस्सी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका रेडियस भी हम लोग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं बाय स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है बेटा, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अल्टीमेट स्ट्रेस किसके बराबर होती है बेटे, अल्टीमेट स्ट्रेस आपके पास होती है लोड बाय में एरिया। तो लोड कितना बेटे आपके पास mg और एरिया कितना आपके पास πr²। तो जिस मटेरियल से बच्चों हम क्रेन की जो रोप है उसको बनाते हैं दैट इज मेड अप ऑफ स्टील। तो स्टील की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है यदि हमें उसका पता है, ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए आप,
मान लो हम उस क्रेन से 10⁴ किलोग्राम लोड लिफ्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए जो हमने स्टील यूज़ करी है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जितना वो वियर कर सकती है बिना टूटे हुए, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आप, अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी है बच्चों आपके पास, 3 × 10⁸, और इक्वल टू लोड कितना है 10⁴, और यहाँ पे हमारे पास पाई कितना है 22/7 × r²। तो बच्चों r² इज इक्वल टू 10⁴, 22 × 7, 3 × 10⁸, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 1/2। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.03 सेंटीमीटर। तो यदि जो वायर हम क्रेन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यदि वो बच्चों कितनी है 1.03 सेंटीमीटर है, तो बेटे 10⁴ लोड, 10⁴ किलोग्राम लोड हम आसानी से वहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लो। तो अब जनरली हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो क्रेन आती है बेटे, तो क्रेन में बहुत सारी स्टील की जो छोटी छोटी तारें हैं वो ऐसे लिपटी होती हैं बेटे। ये इसलिए लिपटी होती हैं क्योंकि हम सेफ्टी फैक्टर भी लेते हैं बेटे। जो थिकनेस है वायर की वो 10 टाइम्स लेते हैं हम, जब भी हमने इतना वेट उठाना हो बेटे। तो 10.3 सेंटीमीटर की थिकनेस की रोप हम यूज़ करेंगे 10⁴ किलोग्राम वेट को उठाने के लिए, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर भी बच्चों इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, एग्जामिनेशन में 3 नंबर का आपसे ये पूछा जाता है। तो हम इसको डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नेम आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। शुरू में वायर एल लेंथ पे थी। एल लेंथ का मतलब क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ ए वायर। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमने इस वायर के नीचे लोड लगा दिया बेटे। लोड लगाने से वायर के अंदर क्या हुआ, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई। स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्ट्रेच हुए। स्ट्रेचिंग के कारण उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने डेल्टा एल लेंथ वायर को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स लगाई वो हमने 0 + F/2। तो एवरेज फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, F/2। तो F/2 बच्चों हमने फोर्स लगाई जिससे वायर डेल्टा एल स्ट्रेच हुई। तो वर्क डन ऑन द वायर इक्वल टू 1/2 F × डेल्टा एल। अब बच्चों देखो, हमने जो वर्क डन है उसको, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वायर की, उनकी टर्म्स में हमने डिफाइन करना है। मतलब वी वांट टू एक्सप्रेस स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम इन्वॉल्व करना है हमने यहाँ पे। तो वर्क डन में स्ट्रेस और स्ट्रेन इन्वॉल्व कैसे होगा बेटे, एरिया इंटू लेंथ से आप डिवाइड कर दो, एरिया इंटू लेंथ से आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्योंकि अब हम जो काम स्टडी कर रहे हैं उसको हम समझना चाह रहे हैं यंग मॉडुलस की टर्म में, तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। तो हम हमारे पास क्या आ गया, A × L मल्टीप्लाइड कितना होगा बच्चों आपके पास, A × L। तो जब हम इसको करेंगे 1/2, तो फोर्स बाय एरिया कितना होगा आपके पास, स्ट्रेस, और ये आपके पास कितना होगा बच्चों, स्ट्रेन। और एरिया इंटू लेंथ, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया W, जो आपने वर्क डन किया। ये जो काम आपने किया ये वायर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं बच्चों, U से लिखते हैं। तो U कितना होगा आपके पास, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो बच्चों एक और टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास कितनी होती है, U/y में AL, इसको हम स्मॉल u से लिख लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास है कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब बच्चों हमारे दिमाग में एक और बात है कि हम यहाँ पे यंग मॉडुलस को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।
तो हमारे पास आ गया एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस कितना होता है बेटे, स्ट्रेन मल्टीप्लाइड यंग मॉडुलस गुणा स्ट्रेन। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी का। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम कमेंट करिए, जो आप बहुत कम करते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।